टाइम स्पीड डिस्टेंस के अगर इन प्रश्नों को आपने लगा लिया तो एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। आज के 10 सवालों में मैं आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस के वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और बेहतरीन तरीके से क्लियर करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अमित ने ए से बी तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा की। वह पहले 75% दूरी को 2/3 समय में तय करता है और शेष की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से तय करता है। तो कह रहा है x का मान क्या हो। देखो ऐसे सवालों में जब दो पार्ट में डिस्टेंस को ट्रेवल करे और औसत गति दिया हो, दूरी और समय ना दिया हो, तो क्या करो कि मान लो कि जो एक्चुअल दूरी है वो 80 किलोमीटर है और अगर 80 किलोमीटर है और उसकी रफ्तार भी 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय कितना लगेगा। 80 की रफ्तार से 80 चलने में सिर्फ 1 घंटा समय लगेगा। इसका मतलब यह है कि हमको डिस्टेंस भी मालूम चल गई और हमको दूरी भी मालूम चल गई। डिस्टेंस कितना हो गया 80 किलोमीटर, समय कितना हो गया 1 घंटा हो गया। अब जैसा सवाल में कहता जा रहा है वैसा हम लोग करते चलेंगे। कह रहा है पहले 75% की दूरी, 75% किसका कह रहा है, दूरी का, तो इसका 75% मतलब कितना हो जाएगा 3/4। अब अगर 80 का 3/4 करोगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसके बाद में जो बचा हुआ है इसका कितना हो गया 25%, 1/4 कितना हो गया 20 हो गया। कह रहा है 75% दूरी को तय करने में 2/3 समय लगा है। समय टोटल कितना है 1 घंटा। अगर इसका 2/3 करेंगे तो कितना लगेगा 2/3 घंटा लगेगा। तो अगर हमको क्या करना है कि औसत गति को 80 मेंटेन करना है तो टोटल हमको 1 घंटा चाहिए। अगर 2/3 घंटा यहां लगा हुआ है तो बाकी बचा हुआ समय कहां लगेगा, यहां पर लग जाएगा। अब आपके एग्जाम में 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको यहां पर चाल पूछी जा सकती है, आपको यहां पर चाल पूछी जा सकती है। जहां पर भी चाल पूछी जाए, दूरी मालूम है, समय मालूम है, चाल निकल जाएगा। कह रहा है शेष की दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। ये 75% हो गया, ये शेष हो गया। तो शेष की जो यहां पर जो चाल है ना वो कितनी है x, तो इसी x का मान बताना है। x का मान कितना हो जाएगा, कितनी दूरी है 20 किलोमीटर, कितने घंटे में चल रहा है 1/3 घंटे में चल रहा है। 3 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आप सारे के सारे बच्चे इसको समझ गए होंगे। अगले सवाल की तरफ। रितेश और गौरी को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। रितेश 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से ड्राइव करता है जबकि गौरी 99 किलोमीटर पर आवर की चाल से ड्राइव करती है। यदि रितेश को कानपुर पहुंचने में 9 घंटे लगते हैं तो गौरी को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा, यह हमको बताना है। देखो ऐसे सवाल जिनमें दूरी समान हो। देखो यहां से क्या है कि रितेश और गौरी दोनों दिल्ली से कानपुर जा रहे हैं। अगर दोनों लोग दिल्ली से कानपुर जा रहे हैं तो दोनों लोगों के लिए दूरी समान है। जब दूरी समान है और दोनों की गति मालूम है और अगर हमको समय निकालना है तो आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। जब भी आपका दूरी समान होता है ना तो जो गति का अनुपात होता है उसका उल्टा हो जाता है समय का अनुपात, जस्ट बदल जाता है। तो अगर हम लोग गति की बात करें तो रितेश के लिए, जैसे रितेश की गति कितनी है 66 और गौरी की गति कितनी है 99 है, तो जो रितेश की गति है उसका उल्टा हो जाएगा। ये हमारा किसके लिए है, रितेश के लिए। ये हमारा किसके लिए है, गौरी के लिए। तो इसका उल्टा करोगे जो इनका टाइम का रेशियो आएगा क्या आ जाएगा, 33 से कटेगा 2 बार, 33 से कटेगा 3 बार। गति का अगर रेशियो हमारा 2 से 3 है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 3 से 2। कहने का मतलब यह है कि रितेश को अगर 3 यूनिट का समय लगेगा तो गौरी को 2 यूनिट का समय लगेगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जिसकी गति ज्यादा होगी उसको कम समय लगेगा, जिसकी गति कम होगी उसको ज्यादा समय लगेगा। तो हमसे कह रहा है कि रितेश को कानपुर पहुंचने में 9 घंटे लगते हैं, मतलब 3 का मान किसके बराबर है 9 के बराबर है। तो कह रहा है गौरी को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा। किसका गुणा हो रहा है 3 का, यहां पे भी 3 का गुणा कर दो, कितना समय लग जाएगा 6 घंटा लग जाएगा। यही हमारे सवाल का उत्तर हो। क्लियर। चलो, दिया को 811 किलोमीटर दूर सूरत पहुंचने में 14 घंटे लगते हैं। 5 घंटे के लिए उसकी प्रारंभिक चाल 91 किलोमीटर पर आवर थी। अगले 84 किलोमीटर के लिए उसकी चाल 84 किलोमीटर पर आवर थी। 14 घंटे के निर्धारित समय में सूरत पहुंचने के लिए अब उसे किस चाल से यात्रा करनी चाहिए। अभी वही वाली जो हम लोग बात कर रहे थे 3 टुकड़ों में, वहां पे 2 टुकड़ों में था, यहाँ पे 3 टुकड़ों में। कैसे करेंगे, टोटल डिस्टेंस हमको मालूम है 811 किलोमीटर है। जो इसका पहला पार्ट है वो 5 घंटे और किस रफ्तार से 91 की रफ्तार से। तो ये जो 811 किलोमीटर की दूरी को इसका जो पहला पार्ट हो गया वो कितना हो गया 5 की रफ्तार से 91 किलोमीटर, कितना दूर हो जाएगा। दूरी होता है चाल गुणे समय, तो 5 का गुणा करोगे 5 × 5, 5 × 45, 455 किलोमीटर पहले पार्ट में चल लिया। फिर कह रहा है अगले 84 किलोमीटर के लिए उसकी चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस रफ्तार से 1 घंटे में कितना चलेगा 84 किलोमीटर। जाना कितना है 84 किलोमीटर, मतलब कितना समय लगा होगा 1 घंटा लगा होगा। यहाँ पे 84 किलोमीटर गया है और कितना समय लगा है 1 घंटा। यहाँ पे 5 घंटा लगा है और यहाँ पे 1 घंटा लगा है और यहाँ पर टोटल कितना घंटा चाहिए 14 घंटा चाहिए। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया।
अगर हम लोग तीसरे पार्ट की दूरी की बात करें तो दूरी हमारा क्या है भाई, इस टोटल में से इसको घटाना पड़ेगा, तभी तो जो बाकी बची दूरी निकलेगी। कितना हो जाएगा, ये हो गया 9, ये हो गया 13, 3 और ये हो गया 5। इसमें से घटाओगे 11 में से 9 गया 2, 10 में से 3 गया 7, 7 में से 5 गया 2। मतलब जो बची हुई दूरी है वो 272 किलोमीटर है। अगर हम लोग समय की बात करें तो 6 घंटे लग चुके हैं, कितना समय बचा हुआ, 8 घंटे और बचा हुआ है। मतलब बची हुई दूरी को 8 घंटे में ट्रेवल करना है, तो जो स्पीड हो जाएगी कितनी हो जाएगी, दूरी बटा समय। 8 त्रिक 24, 3 आ गया, 8 चौक 32, 34 किलोमीटर पर आवर, यही हमारी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी, बाकी बची हुई दूरी। क्लियर। चलो अगला सवाल दे। कह रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला एक व्यक्ति अपने कार्यालय में 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 2 मिनट पहले आता है। तदनुसार उसके कार्यालय की दूरी क्या है। इस सवाल को सॉल्व करने का 2 तरीका होता है। एक तो हमारा होता है रेशियो मेथड, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि अगर दूरी समान है तो जो गति का अनुपात है उसका उल्टा हो जाएगा समय का अनुपात। लेकिन अगर कभी आपको एक गति दी है, दूसरी गति दी है और समय नहीं दिया है, समय का अंतर दे रखा है, तो सीधे सीधे हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। जो समान दूरी है, जो दोनों गति से चल रहे हैं, तो वो दूरी क्या हो जाएगी, v1 v2 अपॉन v1 माइनस v2 इंटू डेल्टा टी। बस इसमें आपको क्या है कि यूनिट का ध्यान रखना है कि यूनिट को आपको एक ही यूनिट बनाना है। कहने का मतलब अगर दूरी किलोमीटर में है तो सब जगह दूरी किलोमीटर में होनी चाहिए, अगर समय घंटे में है तो सब जगह समय घंटे में होना चाहिए। यही चीज का बस आपको ख्याल रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो गति 5 है और 6 है, तो अगर हम दूरी की बात करेंगे तो 5 गुणे 6 और इनका अंतर 1। और समय की बात करेंगे तो एक बार कह रहा है देरी से पहुंचता है 6 मिनट और एक बार कह रहा है कि 2 मिनट पहले पहुंचता है। अब ये 6 मिनट देरी और 2 मिनट पहले का भी कॉन्सेप्ट समझो। जैसे मान लो कि कहीं पहुंचने पर उसको टी समय लगता, तो अगर 6 मिनट देरी से पहुंचेगा तो मतलब 6 मिनट ज्यादा समय लगेगा, और अगर 2 मिनट पहले पहुंचेगा इसका मतलब क्या है कि 2 मिनट कम लगेगा। और अगर समय के अंतर की बात करेंगे तो ये बड़ा है, ये छोटा है, इसमें से इसको घटाएंगे, ये घट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब वही मैंने बताया, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये मिनट में आएगा। मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करोगे, 60 से भाग करो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 6 से कट जाएगा कितनी बार, 10 बार, 5 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, 2 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो दूरी की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर। और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक कांस्टेबल एक चोर का पीछा करता है जो कांस्टेबल से 200 मीटर आगे है। यदि कांस्टेबल और चोर क्रमशः 8 किलोमीटर और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं तो कांस्टेबल चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। अब देखो इसमें 2 तरीके के सवाल बनते हैं, एक जहां पे कितने समय में पकड़ लेगा और एक जहां पे चोर कितना दूर चलेगा और पुलिस कितना दूर चलेगा पकड़ने के लिए। तो दोनों तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए मैं एक ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एकदम आसान है और दोनों सवाल सॉल्व हो जाए। यहाँ पर जब चोर पुलिस का जो सवाल आता है उसमें क्या है कि जैसे ही चोर भागना स्टार्ट करता है वैसे ही पुलिस उसको उसके पीछे भागती है। मतलब जिस समय चोर भागना स्टार्ट करता है उसी समय पुलिस भी उसका पीछा करना स्टार्ट करती है। और दोनों फिर जब मिलते हैं, जब पुलिस चोर को पकड़ लेती है तो क्या है, ध्यान से मेरी बात को समझना। जैसे मान लो यहां पर पुलिस है और यहां पर चोर है, तो चोर अगर इस तरफ भाग रहा है तो पुलिस भी किस तरफ भागेगी, इस तरफ भागेगी और कहीं ना कहीं जाके क्या करेगी, पकड़ लेगी। तो अगर चोर को यहां से यहां तक पहुंचने में टी समय लगा होगा तो पुलिस को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा, टी समय लगा होगा। टाइम सेम रहता है, और जब टाइम सेम रहता है ना, अगर आपका क्या है, टाइम सेम है, तो जो गति का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है। मतलब जिस रेशियो में गति होगी उसी रेशियो में दूरी होगी, या जिस रेशियो में दूरी होगी उसी रेशियो में गति होगी। अब जैसे इस सवाल में कह रहा है कि जो चोर है पुलिस से 200 मीटर आगे है, तो इनके बीच की दूरी ऑलरेडी कितनी है, 200 मीटर है। अब कह रहा है कि चोर कांस्टेबल और चोर, कांस्टेबल 8 की रफ्तार से चलता है और चोर हमारा 7 की रफ्तार से चलता है, और दोनों कहीं ना कहीं चोर पुलिस को पकड़ लेगा। तो कह रहा है चोर को पुलिस को चोर को पकड़ने में या चोर जब पकड़ा जाएगा कितना समय लगेगा। दोनों के लिए टाइम सेम रहेगा। मान लो कई बार आपको दूरी निकाली जा सकती है कि पुलिस कितना दूर चलेगा या चोर कितना दूर चलेगा। पहले दूरी निकाल लेते हैं फिर मैं समय निकाल दूंगा। अब देखो गति का हमको मालूम है कि इसकी गति 8 है, इसकी गति 7 है, तो जो गति का अनुपात है वही क्या हो जाएगा, दूरी का अनुपात हो जाएगा। मतलब पुलिस इतना दूर चलेगा और चोर कितना दूर चलेगा, इतना दूर चलेगा। भाई ये 7 है, ये 8 है, तो ये रेशियो में कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। अब देखो 1 का मान कितना हो गया है, 200 हो गया है, तो 8 का मान कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, और 7 का मान कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। मतलब चोर 1400 मीटर चलेगा और पुलिस 1600 मीटर चलेगी, और इनके बीच का जो गैप है वो क्या हो जाएगा, खत्म। अब यहीं पर अगर चोर का समय निकालना होता तो चोर की दूरी मालूम है, चोर की गति मालूम है, चोर का समय निकल जाता। अगर पुलिस का समय निकालना है तो वैसे पुलिस की दूरी मालूम है कितनी है, 1600 मीटर है। इसको किलोमीटर पर आवर में
स्पीड दिया है तो इसको किलोमीटर में बदल लो, कितना हो जाएगा 1.6 किलोमीटर हो जाएगा। इतनी दूरी को किस गति से चल रहा है, 8 की रफ्तार से चल रहा है, तो कितना समय लग जाएगा, इतना घंटा लग जाएगा। लेकिन जो आंसर है वो मिनट में है, m का मतलब होता है मिनट, तो ये हमारा घंटा है। घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करोगे, 60 से गुणा करोगे। अब देखो ये जो दशमलव है इससे कट जाएगा, 8 से कटेगा कितनी बार, 2 बार, 6 दूना कितना आ जाएगा 12, 12 मिनट हमारे सवाल का क्या आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई सभी को, आगे बढ़ा जाए। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है एक ट्रक एक निश्चित गति से 720 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है तो समान दूरी तय करने में 2 घंटे कम लगेंगे। कह रहा मूल गति बताओ कितनी है। अब देखो यार इस तरीके के सवाल जब आए जहां पर आपको गति ना दी हो, गति का अंतर दिया हो, मतलब गति में वृद्धि कर रहे हैं, गति को कम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है वृद्धि दे रखा है, और उसी तरीके से समय ना दिया हो, समय का अंतर दिया हो, गति का भी अंतर दिया है, समय का भी अंतर दिया है, और साथ के साथ क्या दे रखा है, दूरी दे रखा है। तो ऐसे सवालों में हमेशा द्विघात समीकरण बनता है, लेकिन हमको द्विघात समीकरण नहीं बनाना है, हमको हमेशा ऐसे सवालों को ऑप्शन से सॉल्व करना है। लेकिन उसके पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हमारा सवाल सॉल्व कैसे होगा, एकदम आसानी से हमको समझ में कैसे आएगा, ऑप्शन को कैसे यूज करना है। देखो जो सवाल में कह रहा है मैं उसको लिखने जा रहा हूं। पहले भी 720 की दूरी तय कर रहा है और अभी भी 720 की दूरी तय कर रहा है जब गति में वृद्धि हो गई। मान लो जो उसकी मूल गति है यही तो निकालिए, मान लेते हैं मूल गति v थी, तो अगर 720 किलोमीटर की दूरी है, अगर v गति से जाएगा तो कितना समय लगेगा, इतना समय लगेगा, मतलब पहले इतना समय उसको लगता हो। अब क्या है कि उसने अपनी गति को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। कितना कर दिया है, 30 कर दिया है, v प्लस 30 बढ़ा दिया है। तो अब गति इतनी हो गई, दूरी इतनी है, तो अब कितना समय लगेगा, इतना। अगर गति बढ़ाएंगे तो समय क्या हो जाएगा, कम। ये कम समय है, ये ज्यादा समय है, तो कह रहा है कितना समय कम लगेगा, 2 घंटे का समय कम लगेगा। समय का अंतर कितना हो गया, 2 घंटे। बस सवाल यहीं पर हमारा खत्म हो। कहने का मतलब यह है कि हमको v का मान निकालना है और v के सारे मान ऑप्शन में दे रखे हैं, आपको ऑप्शन को 1 बाय 1 करके रखना है। यहां पे भी थोड़ी सावधानी रखोगे तो बहुत फास्ट आंसर आ जाएगा। जैसे अगर ये हमारी मूल गति है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ेगा तो नई गति कितनी हो जाएगी, 120। ये 60 है, नई गति कितनी हो जाएगी, 90। ये 120 है, नई गति कितनी हो जाएगी, 150। ये अगर मूल गति है तो नई गति कितनी होनी चाहिए, 75 होनी। अब आपको क्या करना है, एक एक ऑप्शन में v और v प्लस 30 दोनों मालूम है, 720 बटे 90 माइनस 720 बटे में 120। आपको ये देखना है कि आंसर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 12 छंग 72, 9 8 72, 8 माइनस 6 कितना हो गया, 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं होता तो अगला ऑप्शन चेक करते, वो नहीं होता तो अगला ऑप्शन चेक करते। और हमेशा इस चीज का याद रखेंगे, जो नीचे हमारे नंबर बने ना उससे इसमें भाग चला जाए। ऐसा ना हो कि नीचे प्राइम नंबर बन जाए जो कटे ना, ऐसा नहीं लेना है। ऐसा नंबर लेना है जिससे हमारा भाग चला जाए। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें नीचे ऐसा प्राइम बनना है, कट नहीं रहा, तो उसको चेक ही मत करो, उसको बाद में चेक करो। क्लियर। चलो अगला सवाल। 52 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रणय को अमन से 7 घंटे अधिक लगते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपके एग्जाम में जब भी पूछा जाता है तो ज्यादातर बच्चे इस सवाल को कर नहीं पाते। इस सवाल को समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो सवाल में उलझ जाओगे। और सवाल कठिन नहीं है, सवाल बहुत आसान है। जिस सीक्वेंस में मैं बोल रहा हूं बस उसी सीक्वेंस में आपको देखना है। 52 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रणय को अमन से 7 घंटे अधिक लगते हैं। प्रणय अपनी चाल को 2 गुना कर देता है। अब देखो यहां पर जो ये लाइन लिखा है, प्रणय अपनी चाल को 2 गुना कर देता है, तो यहां से एक बात समझ में आ रही है कि प्रणय की चाल पहले जितनी होगी अब कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। तो क्या गति का अनुपात मालूम है किसके लिए, प्रणय की चाल की पहली और प्रणय की चाल की बाद की गति का अनुपात मालूम। अच्छा क्या दूरी पे क्या फर्क है, जब चाल का अनुपात मालूम, हमेशा दूरी पे फोकस करो। दूरी क्या है, दूरी में कोई बदलाव कर रहा है नहीं, दूरी पहले भी 52 किलोमीटर चल रहा था, अभी भी 52 किलोमीटर ही चल रहा है। तो कुल मिला जुला के डी सेम है, तो जो गति का अनुपात होगा उसका उल्टा होगा समय का अनुपात। ये कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, ये बात समझ में आ गई। कैसे लगेगा ध्यान से समझना आप। सबसे पहले जिससे तुलना कर रहा है उसको ऊपर लिखो, अमन। मैंने अमन को यहां पे लिखा। अब अमन की कोई गति हो सकती है, अमन का कोई टाइम हो सकता है और अमन का डिस्टेंस है। अमन डिस्टेंस कितना चल रहा है, 52 किलोमीटर। जितनी डिस्टेंस प्रणय चल रहा है उतना ही अमन भी चल रहा है, सेम ही दूरी की बात कर रहे हैं ना। अब क्या कह रहा है, प्रणय को, प्रणय अमन से 7 घंटे अधिक लगते हैं। मान लो कि अमन को t घंटे लगते होंगे तो प्रणय को कितना घंटा लगेगा, t प्लस 7 घंटा लगेगा। अब ना इसकी गति की बात कर रहा है ना इसके गति की बात कर रहा है, अभी तो कोई बात नहीं, दोनों की गति को हम लोग छोड़ के रखते हैं। लेकिन अब क्या कह रहा है, यदि प्रणय अपनी चाल को 2 गुना कर दे, मान लो इसकी जितनी भी चाल रही हो, मान लो चाल इसकी कितनी रही है, 1 यूनिट रही है, तो अब ये किसको कितना कर दे, 2 यूनिट कर दे, डबल कर दे। तो अब सवाल में क्या कह रहा है कि उसे अमन से 6 घंटे कम लगते हैं। क्या अमन ने अपने चाल में कोई परिवर्तन किया है या अमन के चाल के बारे में कुछ दिया गया, नहीं। इसका मतलब यह है कि अमन का चाल भी नहीं बदला और अमन का समय भी नहीं बदला। अमन का समय कितना है, t, तो अभी भी प्रणय का जो समय है
वो इसी t से 6 घंटे कम लगेगा, मतलब कितना लगेगा, t माइनस 6 लगेगा। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रणय की जो गति है वो क्या हो रही है, डबल हो रही है। दूरी अभी भी, पहले भी ये 52 किलोमीटर ही चल रहा था, अभी भी हमारा ये कितना चल रहा है, 52 किलोमीटर ही चल रहा है। दूरी समान है, गति अगर 1 से 2 हुआ है तो टाइम कितना हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा। और अगर टाइम 2 से 1 हुआ है तो टाइम कितना कम हो गया, 1 यूनिट कम हो गया। और यहां पर देखोगे टाइम कितना कम हो गया, पहले t+7 लग रहा था, अब t माइनस 6 लग रहा है। कितना है, बड़े में से छोटे वाले को घटाओगे तो t से t कट जाएगा, 7 6 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो 1 का मान कितना हो गया, 13। अब अगर हम प्रणय की बात करेंगे तो प्रणय को पहले कितना समय लग रहा था, प्रणय को 2 यूनिट का समय लग रहा था, कितना हो जाएगा, 26। मतलब ये पूरे t+7 का जो मान है वो 26 के बराबर है। अगर हमको अमन का समय निकालना होता तो t+7 का मान 26 है, तो t का मान कितना हो जाएगा, 19। ये भी हम बड़े आसानी से निकाल सकते। हालांकि यहाँ पे ये चीज पूछी नहीं गई, पूछी कुछ और गया है। क्या पूछा गया है, प्रणय की चाल। अच्छा ये देखो, ये शर्त होता है, जहां पे भी यदि लिखा होता है, यदि का मतलब होता है शर्त। ये वाली जो हमारा है वो यदि की कंडीशन में, मतलब ये हमारा क्या है, शर्त। अगर ऐसा हो तो, ऐसा हुआ नहीं है, कैसा हुआ है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ है तो ये वाली कंडीशन लेंगे। अब ये वाली कंडीशन में प्रणय को कितना समय लग रहा है, 26 घंटे का समय लग रहा है, और प्रणय कितना दूर जा रहा है, 52 किलोमीटर जा रहा है। तो हमसे कह रहा है प्रणय की चाल बताओ, तो प्रणय की जो चाल हो जाएगी कितना हो जाएगा, कितना दूर जा रहा है और कितना समय लग रहा है, दूरी बटे समय, 26 दूना 52, 2 किलोमीटर पर आवर, यही क्या हो जाएगा, प्रणय की चाल हो जाएगी। ये मूल गति हो जाएगी प्रणय की। इसी तरीके से अगर मान लो अमन की भी अगर आपसे चाल पूछता है तो अमन को कितना दूर जाना है, 52 किलोमीटर, अमन को कितना समय लग रहा है, 19 घंटे लग रहा है, तो अमन की जो चाल हो जाएगी वो भी निकल जाएगी। कई बार एग्जाम में इसकी चाल पूछता है और कई बार एग्जाम में इसकी चाल पूछता है, मतलब यहाँ पे आप सब कुछ निकाल सकते हो, इसका समय, इसकी चाल सब निकल जाएगी। क्लियर है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, एक आदमी एक दर्शनीय स्थल तक पैदल जाता है और अपनी कार से एक समान चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। पैदल जाता है और कार से वापस आता है, कहीं पर जाना होगा वहां पे जा रहा है और कार से वापस आ रहा है। मान लो जैसे यहां से यहां तक गया और यहीं से यहीं तक वापस आया, मतलब दोनों केस में डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब क्या कह रहा है, और इस प्रकार उसे 4 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। दोनों तरफ कार से यात्रा करने पर उसे 2 घंटे कम लगते हैं, मतलब जाए भी कार से और आए भी कार से तो 2 घंटा बच जाएगा। तो कह रहा है अगर दोनों तरफ पैदल यात्रा करे तो कितना समय लगेगा। देखो बहुत आसान सवाल होता है। मान लो कि पहले केस में कह रहा है पैदल, मतलब जितनी दूरी पैदल चल रहा है उतनी ही दूरी कार से चल रहा है, तो पैदल और कार दोनों का मिला के जो समय लिखा हुआ है वो दिया हुआ है 4 घंटा 45 मिनट। कह रहा है कि अगर जहां पैदल चला है वहां पे भी कार से चले और जहां कार से चला है वहां पे भी कार से चले, मतलब क्या हो जाए, दोनों तरफ कार से चले, तो जो समय होगा इससे 2 घंटा कम लगेगा। तो इसमें 2 घंटा घटा दोगे तो कितना घंटा लगेगा, 2 घंटा 45 मिनट। अब सवाल में कह रहा है कि अगर दोनों तरफ पैदल चले तो कितना समय लगेगा। क्या निकालना है, दोनों तरफ पैदल चले तो कितना समय लगेगा। भैया इसको इक्वेशन समझ के सॉल्व कर लो, बस यही आपका आंसर है। इस पूरे में क्या करो, 2 का गुणा कर दो और क्या करो, इसको घटा दो। तो इसमें 2 का गुणा करोगे तो 2 पैदल का समय, 2 कार का समय, 2 कार का समय यहां पर है, तो इसमें से इसको घटाओगे तो 2 कार का समय घट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 पैदल का समय। अब यहाँ पे 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 घंटा हो जाएगा। 2 का गुणा घंटे में भी होगा, 2 का गुणा मिनट में भी होगा, और कितना हो जाएगा, 90 मिनट हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाओगे तो 8 घंटे में से 2 घंटा घटाओगे तो 6 घंटा आ जाएगा, और 90 मिनट में से 45 मिनट घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 45 मिनट आ जाएगा। मतलब दोनों तरफ चलने के लिए चलकर, अगर पैदल चलकर यात्रा करेगा तो कितना समय लग जाएगा, 6 घंटा 45 मिनट लग जाएगा। यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर। क्लियर, चलो अगला सवाल। कह रहा है ट्रेन ए स्टेशन एम से 6:30 बजे निकलती है और उसी दिन 3:30 बजे स्टेशन एन पर पहुंचती है। देखो एक ट्रेन एम से चल रही है और कहां तक जा रही है, एन तक जा रही है। ये पहली ट्रेन है, कितने बजे निकल रही है, 6:30 AM पर निकल रही है और कितने बजे पहुंच रही है, 3:30 PM पर पहुंच। ये पहले ट्रेन की बात होगी। इसी तरीके से दूसरे ट्रेन, ये हमारा ट्रेन कौन सा हो गया, ए। ट्रेन बी की बात करेंगे तो ट्रेन बी हमारी कहां से निकल रही है, स्टेशन एन से निकल रही है और कहां को जा रही है, स्टेशन एम को जा रही है। और कितने बजे निकल रही है, 8:30 बजे निकल रही है। और कितने बजे पहुंच रही है, 2:30 बजे पहुंच रही है। तो कह रहा है एम और ट्रेन ए और बी के मिलने का समय ज्ञात करो। भाई ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो कहीं ना कहीं बीच में मिलेंगे, तो वही कह रहा है मिलने का समय बताओ क्या होगा। अब देखो ऐसे केस में यहां पर आपको एक्चुअल दूरी भी नहीं दी है और गति भी नहीं दे रखी है, दोनों की गति नहीं दे रखी, कितनी गति है। सिर्फ एक ही चीज आपको मालूम है, समय। मैं आपको बता दूं ऐसे कई सारे सवाल एग्जाम में आते हैं जहां पे आपको सिर्फ एक्चुअल समय दिया होता है और उससे एक्चुअल समय निकलता है। सिर्फ एक्चुअल स्पीड दे रखी है, उससे एक्चुअल स्पीड निकलती है। सिर्फ एक्चुअल डिस्टेंस दे रखा है, उससे एक्चुअल डिस्टेंस निकलता है। बाकी 2 चीजों को आप अनुपातिक मान ले लो। जैसे अगर दूरी नहीं दी है तो दूरी को अनुपातिक ले लो, गति नहीं दी है तो गति को अनुपातिक। अब अनुपातिक कैसे लेंगे,
इस टाइम के हिसाब से। अगर हम लोग ए की बात करें तो ए को टोटल कितना समय लगेगा, यहां से लेके यहां तक का समय 6:30 से लेके 3:30 बजे के बीच में कितना समय हो गया। इसके लिए हमेशा बीच में एक 12 PM जरूर लगाओ। अब 6 से 12 6 घंटा और 12 से 3 3 घंटा, तो टोटल कितना घंटा हो गया 9 घंटा। मतलब पहले वाले को 9 घंटा लगेगा। इसी तरीके से दूसरे वाले का समय निकालो, 8:30 से बीच में हो गया 12:30, कितना घंटा हो गया 4 घंटा हो गया, और 12 से 2 कितना घंटा हो गया 2 घंटा हो गया। तो इसको टोटल कितना समय लग जाएगा 6 घंटा लग जाएगा। बस ये 9 घंटा और 6 घंटा यही हमारा क्या हो गया, सवाल का सॉल्व करने के लिए बेस हो गया। कैसे, इन दोनों का जो एलसीएम होगा 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर को आप क्या मान लो, डिस्टेंस मान लो, और जैसे ही आप 18 किलोमीटर को डिस्टेंस मानोगे वैसे ही आपको ए की गति मिल जाएगी। भाई ए की गति कितनी हो जाएगी, 18 किलोमीटर को 9 घंटे में तय कर रहा है तो ए की गति हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर, और जो बी की गति हो जाएगी 18 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय कर रहा है तो 18/6 लिख देता हूं यहाँ पे, 18/9 2 किलोमीटर पर आवर, और 18/6 3 किलोमीटर पर आवर। अब इसी से सारा का सारा सवाल खत्म हो गया। अब हमको सारा का सारा इंफॉर्मेशन मालूम चल गया। हमको क्या मालूम चल गया, हमको स्पीड मालूम चल गई, हमको डिस्टेंस मालूम चल गई, हमको समय मालूम चल गया। अब जो भी सॉल्व करना है सब सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कितने बजे मिलेंगे। अब देखो सबसे पहले तो सवाल को ये समझना है टाइम में क्या संबंध है आपस में। ये वाला जो गाड़ी है वो 6:30 बजे चल रहा है और ये वाला गाड़ी चल रहा है 8:30 बजे। तो इस गाड़ी के चलने के पहले ये गाड़ी 2 घंटे चल चुकी होगी, और अगर 2 घंटे चल चुकी होगी तो कितना दूरी चल चुकी होगी। ए की रफ्तार है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ए की रफ्तार है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 की रफ्तार से 2 घंटे चलेगी तो टोटल कितना दूरी चल चुकी होगी, 4 किलोमीटर चल चुकी होगी। और अगर ये 4 किलोमीटर चल चुकी है तो इसको चलने के लिए कितना बचा हुआ है, 14 किलोमीटर बचा हुआ। भाई टोटल कितना है 18, तो बाकी कितना बचा हुआ है 14 किलोमीटर बचा हुआ है। अब कहने का मतलब ये यहां पर है और ये यहां पर है, ये इधर को जाएगी ये इधर को जाएगी, और जब दो चीजें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही और मिल नहीं है तो इसमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट ये लगता है कि दोनों अगर विपरीत दिशा में जाती हैं तो गति जुड़ जाती है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, दूरी वही रहेगी, समय वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस गति बदल जाती है। विपरीत दिशा में गति जुड़ जाती है और समान दिशा में गति घट जाती है। तो अगर हम लोग टाइम की बात करें, मिलने का जो समय होगा भाई 8:30 बजे के बाद, 8:30 बज चुका है, इसके बाद कब मिलेंगे, तो कब मिले मतलब कितनी देर बाद मिलेंगे, टाइम के लिए जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 14 हो जाएगी, गति क्या हो जाएगी, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो ऐड हो जाएगी 5। अब कितना घंटा लगेगा, 2 घंटा प्लस 4/5 घंटा। अब इस 4/5 घंटे को आप मिनट में बदल लो, 60 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 48 मिनट आ जाएगा, 12 चौक 48, तो 2 घंटा 48 मिनट लगेगा। अब 8:30 बजे के बाद 2 घंटा 48 मिनट, अब 8 और 2 10, 30 और 48, 48 में 30 अलग कर दो, 30 अलग कर दोगे तो 30 और 30 60 हो गया, 8 2 10, 10 1 11 घंटा हो गया, और 48 मिनट में 30 हटा दिया तो कितना बच गया 18 मिनट और बच गया, तो 11 बच जाएगा और 18 मिनट और हो जाएगा, मतलब 11:18 हो जाएगा, 11:18 ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा ट्रेन वाला सवाल पूछा जाता है जो लेंदी मेथड से आता है और बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। मैंने इसीलिए इसको एकदम डिटेल में समझाया है। अगर एक बार बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो इसी सवाल को 2-3 बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी सवाल को एग्जाम में आप बहुत फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये मालूम है इसको 9 घंटा लग रहा है, इसको 6 घंटा लग रहा है, टोटल डिस्टेंस इनका एलसीएम कितना हो गया 18 किलोमीटर हो गया, ये मालूम चल गया कि 2 घंटे पहले चल रहा है, अब ये भी 18 किलोमीटर जा रहा है, तो इसकी गति हो गई 2 और इसकी गति हो गई 3, तो ये 2 की गति से कितनी देर चल रहा है, 2 घंटे चल रहा है, मतलब 4 किलोमीटर चल चुका है, तो 18 में से 4 घटाएंगे 14 किलोमीटर बचा हुआ है। इस 14 किलोमीटर को दोनों को मिला के रफ्तार से 14/5 इतना घंटा और लग जाएगा। कितनी देर के बाद में, 8:30 के बाद में। बस इसको आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपको समझाने के लिए लिखा हुआ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। सॉल्व करने के लिए आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, छोटे छोटे डेटा को लिख के भी, ठीक है। चल, ट्रेन में एक और क्वेश्चन है, ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की गति से रिलेटेड। ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं अभी लेटेस्ट एग्जाम में। देखो क्या कह रहा है, 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 किलोमीटर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को समान दिशा में, जब भी दोनों चल रहे हो, ट्रेन भी चल रहा हो और आदमी भी चल रहे हो, ट्रेन भी चल रही हो दूसरी ट्रेन भी चल रही हो, तो हमेशा सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट लगेगा, को 12 सेकंड में पार करती। अभी मैंने बताया कि डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, टाइम में कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी चेंज आएगा किस में आएगा, स्पीड में चेंज आएगा। अब देखो ट्रेन के केस में आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, ट्रेन जब भी आदमी को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। मतलब पहले वाले केस में अगर ट्रेन 490 मीटर लंबी है और एक
पर्सन को पार कर रही तो कितना दूर चलेगी, इतना दूर चलेगी, कितना समय लेगी, इतना समय लेगी। लेकिन गति क्या होगी, सापेक्ष गति, और समान दिशा में गति क्या हो जाती, कम। अब देखो यहाँ पे हमको ट्रेन की गति नहीं मालूम है, मान लेते हैं ट्रेन की गति v किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना, v किलोमीटर प्रति घंटा। तो सापेक्ष गति क्या हो जाएगा, v माइनस 9। भाई किलोमीटर पर आवर में से किलोमीटर पर आवर घटेगा तो क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन की गति आ गई, सापेक्ष गति। और सापेक्ष गति कैसे निकलेगी, दूरी बटे समय से। कितना दूरी चल रहा है, 490 मीटर, कितने समय में, 12 सेकंड में। तो ये हो गया 490 मीटर और ये हो गया 12 सेकंड। ये किसमें हो गया, मीटर पर सेकंड। अब आपको एक बात और मालूम होना चाहिए कि अगर दूरी किलोमीटर पर घंटा में एक तरफ है और दूसरी तरफ मीटर पर सेकंड में, बराबर होगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देंगे। ये टोटल किलोमीटर पर आवर में है और जैसे 5/18 का गुणा करोगे तो ये पूरा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। लेकिन ये जो v आएगा ना, ये अपने आप किलोमीटर पर आवर में आएगा। कई बार बच्चे सोचते हैं कि हमने 5/18 का गुणा कर दिया तो अब ये v मीटर पर सेकंड में हो गया। नहीं भाई, ये किलोमीटर पर आवर में, ये किलोमीटर पर आवर में, ये पूरा किलोमीटर पर आवर में है, और इसमें जब 5/18 का गुणा किया तो ये पूरा मान मीटर पर सेकंड में है। लेकिन v का मान जो हम निकालेंगे वो अभी भी किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। अब देखो यहां से 6 से कटेगा 2 बार, 6 से कटेगा 3 बार, 5 दूना 10, 10 से ये 0 खत्म हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 9 27, 3 चौक 12 2 14, 147 किलोमीटर। और ये 9 उधर चला जाएगा तो v का मान कितना हो जाएगा, 147 प्लस 9, 9 7 16, 156 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी ट्रेन की गति आ जाएगी, जो पहली वाली ट्रेन। अब क्या कह रहा है कि यही ट्रेन विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 500 मीटर एक लंबी अन्य ट्रेन को पूरी तरीके से कितनी देर में पार करेगी। एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। आदमी का मतलब ये हो गया कि जिसमें कोई लंबाई ना हो, आदमी है, खंबा है, इनमें अपनी कोई लंबाई नहीं होती। दूसरा, ट्रेन किसी लंबी वस्तु को पार करे, जैसे दूसरी ट्रेन है, जैसे टनल है, जैसे ब्रिज है, जैसे प्लेटफॉर्म है, इनमें लंबाई होती है। तो ट्रेन क्या करती, अपनी लंबाई प्लस सामने वाली की लंबाई दोनों के योग के बराबर दूरी चल। तो अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो कितना दूरी चलेगी, ये दूरी भी चलेगी और ये दूरी भी चलेगी। टोटल कितना दूरी चलेगी, 990 मीटर चलेगी। और कह रहा है कितना समय लगेगा। अब समय हमको निकालना है, हमको क्या मालूम है, दूरी मालूम है, और क्या मालूम चल जाएगा, गति। किस गति से चलेंगे, सापेक्ष गति से चलेंगे। सापेक्ष गति कितनी हो जाएगी भाई, अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो गति ऐड हो जाएगी। 156 ये है और 42 ये है। अगर 156 में 42 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 6 2 8 5 4 9, 198। 198 की गति से, लेकिन ये किसमें है, किलोमीटर पर आवर में। इतनी दूरी ये मीटर में है, 198 की गति। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो तो आंसर किसमें आ जाएगा, सेकंड में। और हमको किसमें चाहिए, सेकंड में चाहिए। तो 5/18, जो 18 है वो कहां चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा। अब देखो 18 से साफ साफ दिख रहा है, कट जाएगा। 18 1 18, एक बच्चा 18 1 18, 11 से फिर से कट जाएगा, कितनी बार, 9 बार, 90 हो गया। 5 से कट जाएगा कितनी बार, 18 बार, तो 18 हो। क्या बात है, ये पूरा 990 के बराबर था। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 18 सेकंड। यही हमारे सवाल का क्या हो गया, उत्तर। तो आज की क्लास में मैंने आपको टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और ट्रेन दोनों को मिला के जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिससे आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है, ये सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। जिन बच्चों को भी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा लगा हो, थोड़ा सा समय लग रहा हो समझने में, वो क्या करेंगे कि इसी वीडियो को 2-3 बार और देख लेना। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप 2-3 बार इसी सारे के सारे क्वेश्चन को लगा लोगे, एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए पाठशाला रेलवे एग्जाम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।